मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल के समय में और अभी भी काफ़ी चर्चा में है। मैं कहूँगा कि बीच बहस में है और इस बहस के बहुत सारे पहलू हैं। हम लोग कुछ पहलुओं पर इसको थोड़ा जांचना परखना चाहेंगे। विषय है तेरी रेवड़ी रेवड़ी मेरी रेवड़ी जन कल्याण। यानी राजनीतिक दलों के बीच में ये बहस छिड़ी हुई है, जिसको हम कहते हैं एवली सपोर्टेड बाय अ सेक्शन ऑफ मीडिया, खास करके गोदी मीडिया, जो कहता है कि अगर चुनाव में एक राजनीतिक दल जनता को कुछ देने का वादा करता है तो वह वादा रेवड़ी है, और यदि दूसरा राजनीतिक दल उसी तरह की चीज़ें दे रहा होता है तो कहा जाता है यह जन कल्याण है। और ये बहस तेज हुई गुजरात के चुनाव से, और कर्नाटका के चुनाव में तो बहस काफ़ी स्थान घेरती रही। जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वहाँ तो बहुत सारे जो गोदी पत्रकार हैं वो बिल्कुल कोस रहे थे उन लोगों को जो गारंटी के नाम पे उनके अनुसार रेवड़ियाँ बांट रहे थे, जिसको वे रेवड़ी मानने को तैयार नहीं थे, जो लोग गारंटी के रूप में बांट रहे थे। स्वाभाविक है, राजनीतिक दलों के बीच मतभेद तो होते ही रहते हैं, लेकिन हम इस विषय पे थोड़ा और आगे बढ़ने के पहले अभी के परिदृश्य पर थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी का परिदृश्य मुझे इस रूप में दिखलाई देता है, और शायद आप सहमत भी होंगे, कि धर्म के आधार पे इलेक्टोरेट्स को, वोटर को एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव में लाने की कोशिश या ध्रुवीकरण की कोशिश, एक तरफ आ जाए, यह कोशिश खूब की जा रही है राजनीतिक दलों के द्वारा। और दुर्भाग्य यह है कि कोई किसी से पीछे नहीं है। अगर कोई ज़्यादा करता है तो दूसरा भी थोड़ा, कोई हार्ड कहा जाता है, किसी किसी को सॉफ्ट कहा जाता है, तो कोई पीछे नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे दल हैं जो दिखाई देते हैं कि इसमें मीलों आगे हैं, और उनके जो समर्थक गोदी मीडिया है वह तो इस रूप में आगे है कि वह रोज़ अगर आप सुनेंगे तो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान ही करता रहता है। क्योंकि हिंदू और मुसलमान दो ऐसे धार्मिक रूप में संगठित ग्रुप है हमारे देश में, जिसके मतावलंबियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, बाकी तो बहुत कम कम लोग हैं, इसलिए वह करता रहता है। और इस प्रकार से धार्मिक आधारों पर ध्रुवीकरण की तमाम कोशिशें लंबे काल से की जा रही हैं, और कई बार वो कोशिशें सफल होती हुई दिखलाई पड़ती। ऐसा लगता है कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो हमारे देश की जनता को वो मानते हैं कि उसे धर्म के नाम पर कुछ भी कह के समझाया जा सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो जाति है। हालांकि वर्ण व्यवस्था में जाति एक सच्चाई है, और ये भी सच्चाई है कि वर्ण व्यवस्था ने कुछ ऐसी जातियों को पैदा किया जो वर्चस्ववादी जातियां हैं, कुछ ऐसी जातियों को पैदा किया जिनका शोषण होता रहा। लेकिन जो जाति के आधार पर इलेक्टोरेट्स को या वोटर्स को विभाजित करने की कोशिशें हो रही है, उसे एक बहुत बढ़िया नाम दिया गया है सामाजिक न्याय। यानी आप सामाजिक न्याय के लिए यदि काम करते हैं तो स्पष्ट है कि आप उन लोगों के लिए काम करने के बारे में सोचते हैं जो आपकी नज़रों में, जिनका सदियों से शोषण और उत्पीड़न होता जा रहा है। हालांकि यह अलग बात है कि उनमें से भी कुछ ऐसे तबके आपको दिखाई दे जाएंगे जो स्वयं शोषकों और उत्पीड़कों की जमात में शामिल होते हैं, और जिनके विरुद्ध वो विश्वमन करते हैं उनमें भी ऐसे तबके दिखलाई पड़ जाएंगे जिनको आप कह सकते हैं कि भी शोषित और भी उत्पीड़ित होते आ रहे हैं। मैं वर्गीय रूप में चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जाति और वर्ग प्रायः मिले हुए हैं, परंतु हम जातियों में भी विभिन्न वर्गों को देख पाते हैं, और हम वर्गों में भी विभिन्न जातियों को देख पाते हैं। ये विश्लेषण का विषय है उन लोगों के लिए जो सामाजिक विज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों ने वोटरों को एक तीसरे कैटेगरी में बांट दिया है, जिसका संबंध रेवड़ी से है। वो कैटेगरी है लाभार्थियों का, हितग्राहियों का, बेनिफिशियरीज का। यानी चाहे रेवड़ी से लोग लाभार्थी हों
चाहे जन कल्याण से वो लाभार्थी हों या गरीब कल्याण से लाभार्थी हों, लेकिन लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा समूह कुछ राजनीतिक दलों ने पैदा किया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने इसको बहुत करीब से देखने की कोशिश की। मैं तो वहीं से आता हूँ, रहता हूँ बिहार में, लेकिन अखबारों के माध्यम से और वहाँ के लोगों से बातें करके मैंने उसे बहुत करीब से देखा। राजनीतिक दलों की बैठकों में बाकायदा लाभार्थियों को बसों में भर भर के बुलाने की कोशिशें की जाती रहीं और लाया जाता रहा। जो वहाँ के प्रधान थे, उनको जिलाधिकारी और उनके अधिकारियों ने कह रखा था कि यदि आप अपने गांव के या पंचायत के उन लाभार्थियों को जिन्होंने जन कल्याण की योजनाओं का लाभ लिया है, यदि आप बैठकों में नहीं भेजते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ये चुनाव घोषणा होने के पहले से ये काम चालू किया गया। तो 3 कैटेगरी हो गया। एक तो भक्त, जो बिल्कुल धर्म के आधार पर बटे हुए लोग हैं, जिनको इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, चाहे वो जिस धर्म के मानने वाले हों, उस धर्म से जुड़े हुए दल को मानते हैं कि यही है, इसके अलावा कोई नहीं है, एक ही है, एक के अलावा कोई नहीं है, एको हम द्वितीयो नास्ति, यही हमारे रक्षक हैं। और वो मानते हैं कि दूसरे धर्म से उनको खतरा है। ये बहुत अद्भुत चीज़ है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, लेकिन वो खतरा मानते हैं और एक खतरा उनको एक करने की कोशिश करता है। ये चाहे मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, दिखाई देता है। दूसरा, जो सोशल जस्टिस वाले हैं, जैसा मैंने कहा कि उसमें भी वर्ग हैं, और जो लोग उसमें राजनीति में हैं, उनके चाल चलन चेहरे को देख करके आप समझ सकते हैं कि वे कितने उत्पीड़ित और कितने शोषितों के पक्षधर हैं। वो संभवतया समाजवाद का भी नाम इस रूप में इस्तेमाल करते हैं कि अगर समाजवाद के जो पुरोधा हैं, जिन्होंने समाजवाद शब्द को लाया था हमारे पॉलिटिकल डिक्शनरी में, वे भी नहीं पहचान पाएंगे। और मुझे लेनिन याद आ जाते हैं। लेनिन ने कहा था कि कई बार जो प्रतिक्रियावादी होते हैं, वे अपने झंडे को लाल रंग में रंग देते हैं, इसलिए झंडे के रंग को देख करके किसी को क्रांतिकारी मत कहना, समाजवादी मत कहना भी दिखाई देते हैं। और लाभार्थी तो सभी चाहते हैं, और वहीं पर रेवड़ी का सवाल शुरू होता है। मैं क्यों इस बहस में आपको लाने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा हमें समझना चाहिए कि भारत का संविधान नागरिकों को किस तरह के अधिकार देता है और नागरिकों की अपेक्षा क्या होती है उस पॉलिटिकल सिस्टम से, उस राजनीतिक तंत्र से जिसको संविधान ने गढ़ा है। अपेक्षा यह होती है नागरिकों की कि यह हमारे रोजमर्रा की समस्याओं को भी हल करेंगे, और जो प्रेम्बल में सपना देखा गया है एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जनतंत्र की, जहाँ उत्पीड़न नहीं हो, जहाँ न्याय हो, जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ बंधुता हो, जहाँ समानता हो, उसकी रचना करेंगे। लेकिन ऐसा तो इलेक्शंस में इस पर चर्चा होती नहीं। कोई नहीं कहता कि मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं कि मैं जो ही मेरी सरकार बन जाएगी, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, मैं समता की कोशिश करूंगा, मैं इक्वलिटी लाऊंगा, मैं गैर बराबरी को दूर करूंगा। चाहे वो गैर बराबरी धन के मामले में हो, चाहे वो गैर बराबरी स्त्री पुरुष के मामले में हो, वो नहीं कहता, इस सवाल को नहीं कहता। वो न्याय की बात नहीं कहता कि मैं सुनिश्चित कर दूंगा कि न्याय और न्याय के अलावा किसी तरह का शासन प्रशासन नहीं चले। वो ये नहीं कहता कि मैं ऐसी कोशिश करूंगा, और मैं गारंटी देता हूं कि सभी के बीच में भाईचारा मैं विकसित करूंगा और स्वतंत्रता सभी को रहेगी, हाँ, संविधान के दायरे में रहेगी। ऐसा कोई नहीं कहता। वो यह भी नहीं कहता कि हम महंगाई को रोक देंगे, वो यह भी नहीं कहता कि हम बेरोजगारी को दूर कर देंगे, ये भी नहीं कहता कि हम गरीबी को खत्म कर देंगे। क्योंकि इन सब चीज़ों को करने के लिए उसको सिस्टम में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी, और जो डिमांड और सप्लाई के आधार पर जो सिस्टम हमारा पूंजीवाद का चल रहा है, उस सिस्टम को ख़त्म करना कोई नहीं चाहता, या उस सिस्टम में ऐसा सुधार करके ताकि डिमांड और सप्लाई ही चीज़ों को तय नहीं करे, मार्केट ही चीज़ों को तय नहीं करे, अपितु जनता के सुविधाओं को देखते हुए
जनता के अधिकारों को देखते हुए सिस्टम को चलाया जाए। यह कठिन काम भी है और इसके लिए कोशिश करना भी लोगों के लिए फिजूल वो लोग मानते हैं जो राजनीतिक दल है। अगर पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो जाए तो रेवड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी सभी को पढ़ने की सुविधा मिल जाए, अफोर्डेबल हो जाए। हालांकि शिक्षा का अधिकार कक्षा 8 तक तो मुफ्त और अनिवार्य घोषित है हमारे संविधान के मुताबिक, लेकिन जो सरकारी विद्यालय हैं ऐसा देखा गया है कि हालांकि मैं स्वयं शिक्षा में काम कर चुका हूं, मुझे मानने में कोई हर्ज नहीं है कि सरकारों की जो समझ शिक्षा को लेकर के है वह इस प्रकार से नहीं है कि सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में आएँ। इसके लिए पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे शिक्षकों की व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो, चाहे ऐसा पढ़ाने का तरीका होना चाहिए जो बच्चों को आकर्षित करे। और दर्जा 8 के बाद का क्या होगा, चाहे व्यावसायिक शिक्षा हो, चाहे अन्य शिक्षा हो, वो तो बहुत मुश्किल है। अफोर्डेबिलिटी का इशू भी कई बार आ जाता है। और यही नहीं, यह भी बहुत कठिन है कि अगर कोई विद्यार्थी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे किसी विषय पर में, वो मिल ही जाएगा उसको, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम लोगों ने कई लोगों को हमें पैरवी करना पड़ता है ताकि उनका एडमिशन हो जाए, खास करके गरीबों के बच्चों को करना पड़ता है। तो कोई सरकार पढ़ाई के लिए केवल ये कहती है कि हम इतने डिग्री कॉलेज खोल देंगे, इतने आईआईटीज खोल देंगे, इतने मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, लेकिन पढ़ने के लिए जो एक्सेसिबिलिटी का प्रश्न है कि जो पढ़ना चाहे मेडिकल वो पढ़े, जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहे वो पढ़े, वो नहीं है। हालांकि उसके लिए परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि परीक्षा आप बैठते रहेंगे और आपका नहीं होगा। इसलिए देखा गया है कि जिनका झुकाव मेडिकल की ओर होता है वे कई बार इंजीनियरिंग में चले जाते हैं एंड वाइस वर्सा। ये स्थिति हम लोग देखी है। और पढ़ाई के बाद अगर किसी एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की गारंटी नहीं राज्य दे सकता है, दे सकता राज्य तो कमाई बढ़ती। पढ़ाई के बाद अगर ऐसी गारंटी होती तो राज्य दे सकता, अगर ये उसकी व्यवस्था कर सकता तो उससे कमाई बढ़ती और तब ये जो रेवड़ी बांटने की बातें हैं ये नहीं हो पाती। और ये रेवड़ी बांटने पर सवाल भी नहीं उठते क्योंकि सिस्टम ढंग से चलता। यदि अस्पतालों में इलाज सही ढंग से हो, दवाइयाँ और डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध हो, जांच आसानी के साथ हो सके, यानी कोई व्यक्ति यदि सरकार के अस्पतालों में जाए, क्योंकि सरकार की जवाबदेही है। मैं हेल्थ में भी रहा हूँ और मैंने कोशिश की कि डॉक्टर समय पर आवें। कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि उतनी सफलता नहीं मिली क्योंकि निरंतर काम करने की आवश्यकता है। इसमें लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बना देने से ही कोई अस्पताल रोगियों की सेवा के लिए सक्षम नहीं हो जाता। लेकिन इसकी गारंटी अगर मिल करके सरकारें दें कि हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे अस्पतालों में जो भी पढ़ना चाहे, जाना चाहे, अस्पतालों में जो भी जाना चाहे, वह सुविधाओं से संतुष्ट होकर के ही लौटेगा। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं देता। यानी पढ़ाई, दवाई और कमाई की गारंटी नहीं देने की वजह से और डिमांड सप्लाई के सिस्टम की वजह से महंगाई फैल रही है, बेरोजगारी फैल रही है, गरीबी फैल रही है, असमानता फैल रही है। और यहीं पर जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे इलेक्टोरेट हैं, जो हमारे निर्वाचक हैं, वे सोचने लगते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं ये तो अपने लिए काम करते हैं। चूंकि उन्हें दिखाई पड़ता है कि जो व्यक्ति कल साइकिल पर चलता था और राजनीति में आ गया, आज वो बोलेरो पर चल रहा है। वे देखते हैं कि राजनीतिक दल आखिर चुनाव लड़ने के लिए पैसा इनको कहां से मिलता है। इनको पैसा बड़े लोगों के यहाँ से मिलता है। इनको पैसा जिनसे मिलता है उनके लिए वो काम करते हैं। बात कर्नाटका की आई थी। मैं 2009 में कर्नाटका में लोकसभा के चुनाव में ऑब्जर्वर ड्यूटी में गया हुआ था और मुझे जो अनुभव हुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ हम लोगों को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप गाड़ियों को चेक कीजिए पैसे पकड़ने के लिए, क्योंकि वोटर्स के बीच जो कैंडिडेट्स हैं वे पैसे बांट रहे हैं। हम बिहार में गाड़ियों की चेकिंग कराते थे निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में, हथियारों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए। और हमें वहाँ पे कर्नाटका में कहा गया कि आप
पैसे के लिए चेक कीजिए। हम रात को, हमको याद है, हमें जब ऑब्जर्वर भी निकलते थे, चेक पोस्ट लगवाए गए थे और मैं वहाँ पे जाके देखता था कि गाड़ी किधर से भाग रही है और उसको चेक करो पुलिस के साथ, और पुलिस भी लगातार चेक करती रहती थी। तो ये जो पैसा जिनसे आप लेते हैं, चुनाव में जीतते हैं, पैसा कमाते हैं, तो आप पैसा भी बांटेंगे, ऐसा वोटर आपसे अपेक्षा भी करने लगा है। और यदि महंगाई बढ़ेगी, अगर सिलेंडर की कीमत 1100-1200 रुपये होगी, तो अगर आप कहते हैं गारंटी के रूप में, जैसा कर्नाटका में कहा गया कि हर महिला को हम 2000 रुपये देंगे, चूंकि महंगाई तो है, और आप महंगाई को खत्म करने का कोई आश्वासन नहीं दे सकते। डिमांड सप्लाई से चीज़ें गवर्न हो रही हैं। आप सप्लाई साइड इंटरवेंशन करेंगे तो स्वाभाविक है चीज़ों के दाम गिरेंगे। दाम बांधो की बात अगर आप करेंगे, जैसा डॉक्टर लोहिया ने कहा था, तो आप पूंजीपतियों को, जिनसे आप पैसा लेकर चुनाव लड़ते हैं, उनको आप नुकसान पहुंचाएंगे। कॉर्पोरेट आपकी मदद नहीं करेगा, शेयर मार्केट आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप उसे मार्केट फोर्सेस के हवाले करते रहेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं यदि सप्लाई डिमांड मिसमैच होता है तो महंगाई बढ़ती है। मैं उन चीज़ों की बात कह रहा हूँ जो हमारे देश में उत्पादित होती हैं, चाहे अनाज हो, चाहे इंडस्ट्रियल गुड्स हो। तो अगर आप उन्हीं पे छोड़ेंगे, अगर आप प्राइस में कोई प्राइस स्टेबिलिटी के लिए कोई काम नहीं करेंगे, अगर आपका हस्तक्षेप नहीं होगा, अब मानेंगे इससे मार्केट का डिस्टॉर्शन होता है, तो महंगाई बढ़ेगी। अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है, तो लोगों को रोजगार के अवसर कम मिलेंगे। अगर रोजगार परक ग्रोथ होगा, विकास होगा, तो रोजगार लोगों को ज़्यादा मिलेगा। गांधी जी ने कहा इस देश के बारे में बहुत पहले कहा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, हम एमएसएमई को बढ़ावा दें, जो बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। गवर्नमेंट सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, लेकिन ये एमएसएमई, ये सर्विस सेक्टर, ये कुटीर उद्योग, ये काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। एग्रीकल्चर में अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ पर लोगों को जिसको हम कोल्ड चेन कहते हैं, जिसको वैल्यू एडिशन कहते हैं, उनमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और ये स्वाभाविक सी बात है, सिस्टमिक चीज़ है। अगर किसानों के इनपुट कॉस्ट को अगर आप कम करेंगे, तो उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट घटेगा, और तब किसान सम्मान निधि को, जिसको आप जन कल्याण के रूप में दे रहे हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि अभी आप रेवड़ी दे रहे हैं, क्योंकि किसान सम्मान निधि के रूप में जो राशि दी जा रही है, वो उन लोगों को दी जा रही है जिनके पास जमीन है। और हम सभी जानते हैं कि जो बड़े किसान हैं, वे खेती नहीं करते, वे बटाई पर खेती दे देते हैं, वे मनी पर खेती दे देते हैं। तो जिन्होंने बटाई और मनी पर लिया, उन्हें कौन सा सम्मान आपने दिया? जो असली टीलर्स हैं, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, और लैंड रिफॉर्म्स करना नहीं चाहते, क्योंकि सिस्टम में बदलाव होना पड़ेगा। अब लैंडेड क्लास को एलिनेट करेंगे, इसलिए आप किसान सम्मान निधि देते हैं और कहते हैं जन कल्याण कर रहे हैं। हमें याद है मित्रों, 2020 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, और उसके पहले महिलाओं के खाते में 5-5 रुपए दिए गए थे। कोविड का समय चल रहा था, और छाती ठोक करके हमारे देश के शीर्ष नेता भाषण में कहते थे कि बहनों, तुम्हारा भाई दिल्ली में बैठा है। 500 रुपए मिले गरीब महिलाओं को, और भाई दिल्ली में बैठा है। और मैंने सुना बहुत सीनियर लोगों को कहते हुए कि उनके यहाँ जो मेड सर्वेंट्स आती हैं, बोलती है अरे आज तक कोई 2 पैसा मुफ्त में नहीं देता, उन्होंने दिया, उन्हीं को हम वोट देंगे। और हम जानते हैं परिणाम क्या क्या उसका हुआ था। तो वह रेवड़ी नहीं थी, उसे आप जन कल्याण मानते हैं। आप अनाज बांट रहे थे, कोविड में बात समझ में आती है, लेकिन उसके बाद आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उस अनाज को बांटा ही नहीं, बाकायदा बैग दिए गए जिसमें अमुक का फोटो था, और अमुक पार्टी के लोग उस बैग में सामान भर के, अनाज भर के पीडीएस की दुकानों पर लोगों को दे रहे थे। कहते थे कि दिल्ली से आया हुआ है, तो कर्नाटका में वो 10 किलो अनाज देने की बात कर रहे हैं। तो यदि आपका मुफ्त का अनाज जन कल्याण है, तो उनका अनाज रेवड़ी कैसे हो गया? उनका अनाज तो रेवड़ी हुआ नहीं। अगर बिजली के दाम महंगे होंगे, तो बिजली के लिए अगर सब्सिडी दी जाएगी, तो रेवड़ी नहीं कहा जा सकता। वो कह रहे हैं कि 200 रुपये है, रेवड़ी रेवड़ी नहीं, 200 रुपये, सॉरी 200 यूनिट तक हम बिजली मुफ्त देंगे। दिल्ली से शुरू हुआ,
और दिल्ली में पानी बिजली चूंकि शहरी एरिया है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा लगता होगा, इसलिए उसको किया गया। तो ये समझने की बात है कि तुम्हारी रेवड़ी रेवड़ी और मेरी रेवड़ी जन कल्याण नहीं हो सकता, नहीं कहा जा सकता। रेवड़ी तो रेवड़ी है, क्योंकि आप सिस्टम में परिवर्तन करके और लोगों तक नहीं पहुंचा सकते जो लाभ कल्याण का होना चाहिए, जो न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, उत्पीड़न का अंत हो, धर्मनिरपेक्ष समाज बने, जनतांत्रिक समाज बने, समाजवादी समाज बने, जो संविधान ने कहा है ऐसा नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, क्योंकि आप सिस्टम को नहीं बदलना चाहते, इसलिए संग्राम रेवड़ियों को लेकर के होने लगता है। अब बेरोजगारी भत्ता बहुत पहले देश में मिला करता था विभिन्न प्रदेशों के लोगों को, बाद में कई जगह बंद हो गया। आप कर्नाटका में कह रहे हैं कि हम 2 साल तक आपको इतना पैसा देंगे जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। नौकरी कोई गारंटी नहीं है। 2014 में नारा गूंजा कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दी जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि अरे भाई, नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी थोड़ा होता है, वो पकौड़ा तलना भी नौकरी है। अब कैसे किसी पढ़े लिखे नौजवान के गले में बात आएगी? यदि पढ़ाई के तुरंत बाद हमें किसी तरह का ऐसा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा जिसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में नहीं डालेंगे, तो जब उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस चाहे जितने समय तक के लिए मिले, वो प्रसन्न होकर के खुश हो जाता है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर एक कंसेंसस उभरना चाहिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी जरूरी है, क्योंकि वही ट्रिगर करेगा, वही ग्रोथ को ट्रिगर करता है। लेकिन ग्रोथ का जब तक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं होगा, लोगों तक नहीं नीचे पहुंचेगा, तब तक वोटर भी आशा करेंगे, क्योंकि वोटर्स को लगता है कि राजनीतिक क्लास दिवालिया है। राजनीतिक क्लास अपने लिए काम करता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो अपने लिए काम करता है, लोगों का ऐसा मानना है। और विश्वास करने के बहुत सारे कारण मौजूद हैं। हम सभी लोग ऑब्जर्वर ड्यूटी में विभिन्न प्रदेशों में गए हुए हैं और हमने गरीबी और तमाम असमानता, ये चीज़ें देखी हुई हैं। इसलिए मेरा ये कहना है मित्रों कि यह नहीं चलेगा कि मेरी रेवड़ी रेवड़ी नहीं है, तुम्हारी रेवड़ी रेवड़ी है, और सभी उस रेवड़ी को बांट करके उसका लाभ उठाएंगे, वोटर्स को एक तरीके से मेस्मराइज करके वोट लेंगे और अंत में उसी तरह से शासन चलेगा। इससे इस पर रोक लगनी चाहिए, और ऐसे ही जनमानस रोक लगा सकते हैं जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो चाहेंगे कि संविधान के हिसाब से समाज बने। इसके लिए जन दबाव की आवश्यकता है, और इसी आशा विश्वास के साथ कि हम जन दबाव पैदा करने की कोशिश करेंगे अपने नेताओं के ऊपर, मैं अपने इस कार्यक्रम को इस अनुरोध के साथ खत्म करना चाहूँगा। यदि आपको मेरी बातें जैसी भी लगे, इसकी प्रतिक्रिया आप मेरे चैनल पर जरूर दें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।